सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, हृदयगत भावनाओं से जुड़े हुए अजीज मित्रों, प्रबुद्ध और सर्वश्रेष्ठ तैयारी करने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागियों का मैं मेरे YouTube चैनल अनिल खेदर स्टडी पॉइंट और मेरी संस्था नरेंद्र करियर पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि मेरे हौसले की जो उड़ान है, ये हौसले की उड़ान सिर्फ आपकी जो तरक्की है, आपका जो विकास है उस पर डिपेंड है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सहयोग करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बार बार कमेंटों के माध्यम से मेरे में सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो आज हमें चौहान वंश के पाठ संख्या 3 के बारे में पढ़ना है और कल हमने अर्णोराज के बारे में पढ़ा। अर्णोराज के बाद हमने विग्रहराज चतुर्थ पढ़ा। विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र और विग्रहराज चतुर्थ के पुत्र जो थे और उसका नाम क्या था? सोमेश्वर। सोमेश्वर एक सेनापति भी हैं और सोमेश्वर एक शासक भी हुए हैं। ये सोमेश्वर नाम के व्यक्ति थे। इसकी शादी विग्रहराज चतुर्थ ने किसके साथ कर दी थी? विग्रहराज जो फोर्थ हैं उसने विग्रहराज फोर्थ ने किसके साथ की थी? कर्पूरी देवी के साथ की थी। ये कर्पूरी देवी किसकी पुत्री थी? ये दिल्ली के शासक थे और दिल्ली के शासक का नाम था अनंगपाल नामक व्यक्ति थे। अब कैसे शादी हुई वो देखिए। सोमेश्वर नाम के जो व्यक्ति थे, उनके दादा जो अर्णोराज थे, वो अर्णोराज जो जयसिंह सिद्धराज थे, चालुक्य वंशी शासक थे, उस जयसिंह सिद्धराज की जो पुत्री थी कांचन देवी के साथ शादी हुई थी। जयसिंह सिद्धराज के पुत्र कुमारपाल थे। तो ये सोमेश्वर जो थे उनका कुछ समय गुजरात के चालुक्य वंशी कुमारपाल के पास इनका बीता था। कहते हैं कि कुमारपाल ने उस समय शिलाहारी वंश, एक वंश का नाम आता है यहाँ पर, शिलाहारी वंश था और शिलाहारी वंश के शासक थे मल्लिकार्जुन। उस मल्लिकार्जुन से इनका संघर्ष हुआ था। तो उस मल्लिकार्जुन के साथ जब संघर्ष हुआ तो एक कुश्ती के दंगल में पहली बार सोमेश्वर को देखा था किसने? कर्पूरी देवी ने देखा था और कर्पूरी देवी उस पर मोहित हो गई थी। ये समाचार जब मिला यानी कि विग्रहराज चतुर्थ को, तो उसने सोमेश्वर की शादी किसके साथ करवा दी थी? कर्पूरी देवी के साथ उसकी करवा दी गई थी। कहा जाता है कि इस सोमेश्वर के प्रधानमंत्री थे, उसका नाम था केमुवास, जिसको कई जगह लिखा हुआ कदम्बवास भी लिखा हुआ है, या केमुवास जो थे वो इसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इस केमुवास ने, कदम्बवास नामक व्यक्ति ने एक किले का निर्माण करवाया था। 1154 ईस्वी के अंतर्गत वो किला बनवाया था और 1154 ईस्वी के अंतर्गत उस किले का नाम था अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर आप उसको कह सकते हैं, नागौर आप उसे कह सकते हैं। इस नागौर के किले का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। ये जो किला है, इस किले की एक विशेषता है यहाँ पर। वो विशेषता यह है कि इस किले के ऊपर अगर कोई तोप छोड़ी जाती है तो तोप सीधी निकल जाती है। अगर विशेषता यह है कि अगर तोप छोड़ी जाती है तो वो छोड़ी गई तोप सीधी निकल जाती है। ये धरातलीय आकृति में इस प्रकार बना हुआ है कि तोपें इसके ऊपर से सीधी गुजर जाती हैं। ये नागवंशी राजाओं की एक उपलब्धि के रूप में माना जाता है। इस नागौर के किले के अंतर्गत एक महल बने हुए हैं, बादल महल। राजस्थान के इतिहास में जैसलमेर के बादल महल प्रसिद्ध है, कुंभलगढ़ के बादल महल प्रसिद्ध है, जिनकी जनाना महल जुन्नाचेरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था सन 1540 ईस्वी को। और तीसरे बादल महल जो आपके प्रसिद्ध हैं, वो बादल महल प्रसिद्ध हैं नागौर के किले के। नागौर के किले में स्थित बादल महल के ऊपर शीशा जड़ा गया है। कहते हैं कि जब बारिश आती है तो उसकी बूंदें खूब उसमें देखी जा सकती हैं, लेकिन उसके अंदर पानी नहीं आता है। इसमें पृथ्वीराज राठौड़ का महल बना हुआ है, अभय सिंह का महल बना हुआ है। और इसी नागौर के किले से अकबर ने 1570 में राजस्थानी राजपूतों से अधीनता स्वीकार करवाने के लिए एक अधिवेशन का आयोजन किया था। नागौर अधिवेशन था। नागौर अधिवेशन की शुरुआत जब इस किले में की गई थी तो वो शुक्रवार के दिन की गई थी। और शुक्रवार के दिन जब इसकी
शुरुआत की गई थी तो नमाज पढ़ने के बाद की थी, इसलिए यहाँ पर शुक्र तालाब का निर्माण उनके द्वारा करवाया गया था। तो ये काफी ऐतिहासिक था। जो केनुआस थे वो यानी कि इनके क्या थे, प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री? पहले विग्रहराज के और फिर सोमेश्वर नामक व्यक्ति थे, उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कहा जाता है इस सोमेश्वर और कर्पूरी देवी के जो पुत्र थे, उस कर्पूरी देवी के पुत्र का नाम था इतिहास में पृथ्वीराज चौहान, जिसको इतिहास में दलपुंगल कहा जाता है, राय पिथौरा कहा जाता है। तो इनका पुत्र था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान थर्ड। और इसे इतिहास में दो पदवियां इसके पास है, राय पिथौरा की पदवी इनके पास है और दूसरी पदवी इसके पास क्या है, दल पुंगल जो है उसकी पदवी के नाम से इतिहास में इसको जाना गया है, इसको उल्लेखित किया गया है। तो ये कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड, राय पिथौरा दलपुंगल जब 11 साल के थे, 11 वर्ष के थे, उस समय किसकी मृत्यु हो गई थी? सोमेश्वर की मृत्यु हो चुकी थी। तो सोमेश्वर की जगह जो यानी 11 वर्ष की अवस्था में 1178 ईस्वी के अंतर्गत जो शासक बने वो कौन बने थे? चौहान थर्ड बने थे, या राय पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान जो थे वो यानी शासक के रूप के अंतर्गत प्रतिष्ठित हुए थे। सोमेश्वर का शासन जो था वो 1169 से 1177 ईस्वी के अंतर्गत था। सोमेश्वर के काल में केवल गुजरात के चालुक्यों से इनका क्या चला था? संघर्ष चला था। लेकिन जब 11 साल की उम्र में इनका देहांत, 11 साल की उम्र में जब पृथ्वीराज चौहान अपने पिता के देहांत के बाद शासक बने, तो उन्होंने शासक बनने के साथ उसकी संरक्षिका बनी थी, वो कौन बनी थी? कर्पूरी देवी बनी थी। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के प्रथम पीएम कौन थे? तो वही थे केनुआस थे। लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पीएम बना दिया था? प्रताप सिंह को पीएम नियुक्त कर दिया था। कहा जाता है कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान शासक बने उस समय सेनापति कौन था? भुवनमाल सिंह था। लेकिन अगर ये पूछा जाए 1191 ईस्वी में सेनापति कौन था, तो उसके अंतर्गत आप क्या लिखोगे? खांडेराव नामक व्यक्ति जो है वो आप इसका नाम लिखोगे। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो बड़े तीरंदाज थे। इनके दरबार में एक अरबड़ा भील थे जो बड़े तीरंदाज थे। इस अरबड़ा भील नामक व्यक्ति से इन्होंने तीर चलाने की कला सीखी थी और इसको यानी गजास्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो गजास्पति की उपाधि जो है या ग्रीष्मस्पति की जो उपाधि है, गजारस्पति की उपाधि से पृथ्वीराज चौहान ने अरबड़ा भील जो था उस अरबड़ा भील को सम्मानित किया था। पृथ्वीराज चौहान एक जुझारू शासक थे। इन्होंने एक किले का निर्माण करवाया था दिल्ली में, जिसको क्या कहते हैं? राय पिथौरगढ़ का किला कहा जाता है, या राय पिथौरगढ़ के किले के नाम से एक सभ्य किले का निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान के एक प्रसिद्ध दरबारी थे, उसका नाम था चंद्र बरदाई। और चंद्र बरदाई जो थे उसका मूल नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट था। और पृथ्वी भट्ट चंद्र बरदाई की एक पुत्री थी जिसका नाम राजाबाई था। और चंद्र बरदाई की पुत्र थे 10, जिनमें श्रेष्ठ पुत्र था जलन। और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक है। तो यानी पृथ्वीराज चौहान कालीन इतिहास जानकारी के जो मुख्य स्रोत हैं, उन स्रोतों के अंतर्गत जो नाम इनके आते हैं वो नाम किसके आते हैं? पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक है जो चौहान के द्वारा जुड़ी हुई है। कहा जाता है चामुंडा राय, ये टोडा राय सिंह के इस समय सामंत हुआ करते थे। तो आप एक नाम लिखते हो यहाँ पर चामुंडा राय, ये पृथ्वीराज चौहान के समय, किसके समय? पृथ्वीराज चौहान जो थे उस चौहान के समय कहाँ के सामंत थे? ये उस समय यानी टोडा राय सिंह क्षेत्र जो है वो टोडा राय सिंह क्षेत्र के क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान जो थे उनके काल के अंतर्गत एक सम्मेलन हुआ था और केनुआस ने उस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। उस केनुआस ने किसकी की थी? एक तो यानी कि
पदम प्रभु जो थे, और यानी कि जीनपति सूरी, कौन है जीनपति सूरी, इनके बीच शस्त्राक्षर हुआ था, यानी शास्त्र पर वाद विवाद हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? केमवास ने की थी। इसलिए कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान के समय जो था वो शस्त्राक्षर भी हुआ था। पृथ्वीराज चौहान एक शक्तिशाली शासक थे, इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने दिग्विजय नीति का पालन किया था। कौन सी नीति थी? दिग्विजय। दिग्विजय का अर्थ क्या होता है? विजेता की नीति का इसने पालन किया था, या विजेता क्षेत्र में पालन किया था। सबसे पहली बात आती है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। उस पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था कि पृथ्वीराज चौहान ने एक सर्वश्रेष्ठ कार्य किया था कि इसने अपने सौतेले भाई नागार्जुन को पराजित किया था। कौन से भाई थे? सौतेले भाई थे, और सौतेले भाई का नाम क्या था? नागार्जुन था। नागार्जुन को 1178 ईस्वी के अंतर्गत गुरुग्राम के युद्ध में, या आप इसको कह सकते हैं गुड़गावा के युद्ध के अंतर्गत इनकी शक्ति का दमन किया था, और पृथ्वीराज चौहान ने अपने सौतेले भाई नागार्जुन को हराया था। इस पर एक नोटेड बिंदु है कि भारत का नागार्जुन किसे कहते हैं? तो भारत का आइंस्टीन भी नागार्जुन को कहा जाता है, लेकिन ये भारत के आइंस्टीन जो नागार्जुन थे वो यानी किसके दरबारी थे? कनिष्क के दरबारी थे। और चरक उन्होंने उस नागार्जुन ने पारे का आविष्कार किया था, और मध्यमिका नामक उन्होंने क्या लिखे थे? एक सिद्धांत लिखा था। पृथ्वीराज चौहान की दूसरी विजय थी 1182, और बंडालकोपुर विजय प्राप्त की थी उसने। ये एक जाति थी। 1182 ईस्वी के अंतर्गत बंडालकोपुर उसने विजय प्राप्त की थी। इस युद्ध के अंतर्गत यानी मथुरा क्षेत्र जो है उसके युद्ध में इसको पराजित किया था। यानी कि इस युद्ध का नाम कई बार पूछ ले बंडालकोपुर विजय, तो उस युद्ध का नाम था मथुरा विजय भी आप कह सकते हैं। उसमें पृथ्वीराज चौहान ने इनको पराजित किया था। दूसरी बात यहाँ पर आती है कि 1182 ईस्वी के अंतर्गत जेजाट भुक्ति चंदेल शासक परमीदेव सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था। यानी जेजाट भुक्ति चंदेल शासक, तो यानी 1182 ईस्वी में एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम क्या था? महोबा का युद्ध था। महोबा के युद्ध के अंतर्गत यानी कौन थे? जेजाट भुक्ति के चंदेल शासक परमीदेव सिंह जेजाट भुक्ति के शासक जो थे वो परमीदेव सिंह या परमवीर सिंह या परमीदेव सिंह नाम के जो शासक थे। तो 1182 ईस्वी के अंतर्गत इसका सैन्य अभियान किया था, और इस महोबा विजय के अंतर्गत परमीदेव सिंह के पास दो सेनापति थे, एक आला और एक उद्दल। कहा जाता है कि से भारतीय इतिहास में आला की तुलना किससे की जाती है? धर्मराज युधिष्ठिर से की जाती है। किससे की जाती है? युधिष्ठिर से की जाती है। और यानी उद्दल की तुलना किससे की जाती है? तो उद्दल की तुलना की जाती है वो भीम से की जाती है। भीमसेन से इसकी तुलना की जाती है। ये अल्लाह और उद्दल थे, ये दोनों किसको छोड़कर चले गए थे? परमीदेव सिंह को छोड़कर चले गए थे, क्योंकि आला और उद्दल के पास दो घोड़े थे। परमीदेव सिंह ने वो घोड़े मांगे, इन्होंने उनको नहीं दिए वो घोड़े। तो जब उनको नहीं उन घोड़ों के अंतर्गत दिया था तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पर उन्होंने इनको छोड़कर वो चले गए थे। लेकिन जब 1182 में महोबा के युद्ध क्षेत्र के अंतर्गत जब इनके ऊपर युद्ध हुआ, तो उस युद्ध के अंतर्गत क्या हुआ कि ये अल्लाह और उद्दल को इसने दोबारा बुलाया था, और अल्लाह और उद्दल की सेना को पृथ्वीराज चौहान ने कहाँ पराजित किया था? नारायणपुर नामक स्थान था, वहां पर अल्लाह और उद्दल की सेना को पराजित किया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान जो थे, उस पृथ्वीराज चौहान ने इसे पराजित किया था। दूसरी बात देखिए, ये महोबा का युद्ध था, उसमें जीता कौन? पृथ्वीराज चौहान जीता। लेकिन क्वेश्चन देखिए, 1182 में युद्ध हुआ, महोबा का युद्ध हुआ। महोबा गुजरात में है। जेजाट भुक्ति के चंदेल शासक परमीदेव सिंह है, सेनापति आला और उद्दल है।
उद्दल की तुलना भीम से इस आला से नारायणपुर में झगड़ा हुआ था। 2 घोड़ों को लेकर परमीदेव सिंह को ये छोड़कर चले गए थे। 1182 में दोबारा बुलाया और एकमात्र ऐसा युद्ध है जिसका निर्णय रात्रि काल में निकला। एकमात्र ऐसा युद्ध जिसका निर्णय कब निकला था? रात्रि काल के अंतर्गत निर्णय निकला था। ये एकमात्र महोबा विजय था। कहा जाता है किसी युद्ध को जीतने के बाद कुंजन राय को यहाँ का अधिकारी बनाया था। किसने? पृथ्वीराज जो चौहान है, उस पृथ्वीराज चौहान ने कुंजन राय जो है, उस कुंजन राय को यहाँ का अधिकारी नियुक्त किया था। कुंजन राय को यहाँ के अधिकारी के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया था। दूसरी चीज यहाँ पर एक बात आती है कि 1185 ईस्वी के बाद, यानी इन्होंने 1184 ईस्वी में चालुक्य शासक भीम सेकंड के साथ नागौर के युद्ध में पराजय हुआ। 1184 ईस्वी के अंतर्गत चालुक्य शासक भीम सेकंड को किस युद्ध में पराजित किया था? यानी उस चालुक्य नरेश को नागौर के युद्ध में पराजित किया। कौन से युद्ध में? नागौर के युद्ध में। कब किया? 1184 में। किसको किया? चालुक्य शासक थे और चालुक्य शासक का नाम क्या था? भीम सेकंड था। एक बात बच्चों बता दूं कि ये 84 वाली कई जगह 86 भी दिया हुआ मिलता है, 1186 ईस्वी भी दिया हुआ मिलता है, लेकिन नागौर के युद्ध में 1184 में चालुक्य शासक भीम सेकंड ने यानी पराजित किया था। इस भीम सेकंड की, इसको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा मूलराज सेकंड, या ये भीम सेकंड के इससे विवाद क्या था? इसका एक विवाद था और वो विवाद क्या था कि इस युद्ध से पहले इनके बीच मनमुटाव हुआ था कि जय परमार एक शासक थे और जय परमार आबू के शासक हुआ करते थे, परमार वंशी राजा थे। इसके एक लड़की थी जिसका नाम था इंछिनी देवी, और इंछिनी देवी से शादी करना चाहता है कौन? शादी करना चाहता है तो शादी कौन करना चाहता है? मूलराज सेकंड या भीम सेकंड करना चाहता है। लेकिन इंछिनी देवी किससे शादी करना चाहती थी? पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी और उसने पृथ्वीराज चौहान से शादी का निमंत्रण दिया। तो पृथ्वीराज चौहान ने इंछिनी देवी से क्या कर ली? शादी कर ली। और इस बात को लेकर यानी कि दोनों के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ या इनके बीच में झगड़ा हुआ, दोनों के बीच के कारण मनमुटाव भी हो गया था। फिर कहा जाता है कि 1187 ईस्वी के अंतर्गत द्वितीय नागौर के युद्ध में 2 बार युद्ध हुए। पहली बार तो मनमुटाव जो इनके बीच में हुआ वो तो 1184 ईस्वी के अंतर्गत हुआ। फिर 1187-84 में तो हो गया, इसका विवाद हो गया, नागौर का युद्ध जो पहली बार इसका विवाद बना। 1187 ईस्वी के अंतर्गत दूसरी जो तिथि है वो 1187 ईस्वी के अंतर्गत द्वितीय नागौर के युद्ध में परिस्थिति का लाभ उठाकर पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में होने के बावजूद भी यानी उसने शांति संधि कर ली थी। तो यानी 87 में इनके बीच झगड़ा हुआ, 84 में शादी के लिए भी नागौर के 2 युद्धों का उल्लेख भी है और झगड़े का उल्लेख भी यहाँ पर किया जाता है। 1186 ईस्वी में अपने मौसेरे भाई थे और उसका नाम था जयचंद। अपने मौसेरे भाई थे जयचंद, उसकी माता का नाम था स्वरूप देव और पिता का नाम था विजय चंद। यानी 1186 ईस्वी। मौसेरे भाई कौन है? मौसेरे भाई हैं और जिसका नाम क्या है? जयचंद है। जयचंद के पिता का नाम, माता का नाम क्या है? स्वरूप देव और पिता का नाम क्या है? विजय चंद है। ये जयचंद कहाँ के शासक थे? इस समय कन्नौज के शासक थे। और कन्नौज के शासक थे वो कौन से वंश के शासक थे? गढ़वाल वंश के शासक थे। इस मौसेरे भाई की पुत्री थी और उस पुत्री का नाम क्या था? संयोगिता था। संयोगिता की और पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात कहाँ हुई थी? उनका ननियाल था, कहाँ? दिल्ली। और दिल्ली में इन दोनों की क्या हो गई थी? मुलाकात हुई थी। वहां पर संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की वीरता और शारीरिक बलिष्ठता पर मोहित हो गई थी और यहाँ से संयोगिता का और पृथ्वीराज चौहान का प्रेम संबंध था वो विकसित होना शुरू हो गया था, या यहाँ से उन दोनों के बीच जो प्रेम पूर्व घटना थी वो होनी जरूरी हो गई थी। जयचंद और पृथ्वीराज के मध्य संभवतः युद्ध का एक कारण माना जाता है। पर देखो क्या माना जाता है? पृथ्वीराज चौहान की इस बात से जयचंद नाराज था। अब जयचंद की नाराजगी 2 बातों पर है।
एक तो जयचंद यह है कि दिल्ली के अंगनपाल के कोई पुत्र नहीं है, अब यह चाहता है कि दिल्ली पर मेरा अधिकार हो, और अंगनपाल ने पहले ही पृथ्वीराज चौहान को अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। तो ये दोनों के बीच मूल कारण था। दूसरी बात, पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के प्रेम से जयचंद खुश नहीं था। अब जयचंद ने क्या किया कि जब यानी इसको पता चला कि भाई संयोगिता उससे प्रेम करती है, तो उसने संयोगिता का स्वयंवर बुलाया, और संयोगिता का स्वयंवर बुलाकर और उसने उसकी शादी रचाई। अब क्या हुआ कि उसने एक पृथ्वीराज चौहान की मिट्टी की मूर्ति बना के दरवाजे पर रख दी। अब वही बात हो गई कि जिस चीज की पीड़ा थी उस पीड़ा को तो यादाश्त के रूप में उसने द्वार पे रख दिया। अब संयोगिता वरमाला लेके चली, और जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग थे उनको क्रॉस करती गई। लास्ट में जाकर वो माला जो थी वो उसने पृथ्वीराज चौहान के दरबार के बाहर बनी हुई मिट्टी की मूर्ति पर डाल। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात उक्ति के रूप में प्रसिद्ध आई कि यह हादसा तो एक दिन होना ही था, मैं बच भी जाता, लेकिन ये मुझे एक रोज तो मरना ही था। मेरा नसीब था कि मेरे हाथ कट गए, अन्यथा तो मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने ही वाला था। ये बहुत बड़ी उक्ति उस समय प्रसिद्ध हो गई थी। तो यानी कहने का मतलब, अगर जब उसने मिट्टी की मूर्ति रखी है तो हादसा तो होना ही था, बच भी जाता पृथ्वीराज चौहान, लेकिन उसे एक रोज इस बात के लिए मरना तो था ही। प्रेम था, उसका नसीब था कि उसके हाथ कट गए, क्योंकि उसे स्वयंवर में बुलाया नहीं था, और उसका नसीब था मेरे हाथ कट गए, अन्यथा तो मैं तेरी मांग में सीधा सिंदूर भरने ही वाला था। ये उक्ति बहुत ज्यादा ये शायरियों में ये लोग उस समय प्रसिद्ध हो गई थी। उस समय कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान स्वयं आए और संयोगिता का यहाँ से अपहरण कर लिया और उसको ले गए। वैसे स्वेच्छा ही थी, इसको अपहरण नहीं कहा जा सकता। और ये कटुता किसके मन में बैठ गई थी? जयचंद के मन में ये कटुता बैठ गई कि मेरे साथ जो किया है वो उन्होंने क्या किया, गलत किया था। उस समय यानी कि भारत में एक विदेशी आक्रांता की निगाहें जो थी वो यानी कि नियमित रूप से यानी कि जुड़ी हुई थी, और वो जो नियमित जुड़ी हुई थी उसका नाम क्या था? मोहम्मद गोरी। यानी शब्द में देखिए मोहम्मद, यानी कि कहते हैं कि हिंदी भाषा हमेशा सभ्यता सिखाती है, इंग्लिश हमेशा गुस्सा दिलाती है। ये तो प्रेम की सौगात है जो उर्दू के साथ हिंदी संगम करती है तो प्रेम करना सिखाती है। तो यानी यहाँ मोहम्मद गोरी थे, वो एक विदेशी आक्रांता था, और मोहम्मद गोरी ने भारत में पहली बार आक्रमण कब किया? तो भारत पर पहला आक्रमण जो किया था उसने, वो पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया। कहां पर किया? मुल्तान पर। इस मुल्तान को मिडास ऑफ गोल्ड कहते हैं। मिडास ऑफ गोल्ड यानी सोने का शहर इसको कहा जाता है। और ये मुल्तान वर्तमान समय में कहाँ है? पाकिस्तान में। इस मुल्तान पर उस समय कामरपंथी जाति का अधिकार था। किस जाति का था? कामरपंथी जाति थी, उस कामरपंथी जाति का अधिकार था। इसको मिडास ऑफ गोल्ड कहते हैं। पाकिस्तान क्षेत्र में था, और भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किया। मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय कौन सी थी? तो प्रथम जो पराजय हुई थी मोहम्मद गोरी की वो 1178 ईस्वी में हुई थी, और इस युद्ध का नाम क्या था? अहिल वाड़ का युद्ध। इसे दूसरे रूप में क्या कहते हैं? आबू का युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? भीम सेकंड, और दूसरे रूप में इसको आप कह सकते हैं मूलराज सेकंड। लेकिन ये तो बालक थे, इसलिए इसकी संरक्षिका कौन थी? तो संरक्षिका इस समय इसकी कौन थी? यानी नायिका देवी थी। नायिका देवी थी, और नायिका देवी के सामने पहली बार मोहम्मद गोरी हार गए थे। तो 1178 ईस्वी के अंतर्गत यानी मोहम्मद गोरी जो थे उनकी भारत में ये पहली क्या हुई थी? यानी जो पराजय हुई थी उनकी, या इससे आप कह सकते हो कि उसके सामने मोहम्मद गोरी पहली बार हार गया था, नायिका देवी के सामने हार गया था। कहा जाता है कि फिर मोहम्मद गोरी इसी क्रम के अंतर्गत गोमेल दर्रे से गोर पहुंचकर अफगानिस्तान चला गया था। इससे हारने के बाद में कहाँ चला गया? गोमेल जो दर्रा है उस दर्रे से कहाँ लौट गया? अफगानिस्तान लौट गया। लेकिन अभी भी यानी कि मोहम्मद गोरी के दिमाग में ये बात है कि मैं किसी भी तरीके से इसको जीतूंगा, या इनके क्षेत्र में मैं यहाँ पर विजय प्राप्त करूंगा। तो मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर क्या किया?
अंततः 1186 ईस्वी के अंतर्गत जो यानी कि अरबीय शासक थे खुसरो शाह मलिक थे, उसको पराजित कर पश्चिमी पंजाब क्षेत्र पर अपना गोरी ने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो एक बात कितनी बढ़िया, 1186 ईस्वी के अंतर्गत था। पंजाब क्षेत्र का पश्चिम जो हिस्सा है, ये पश्चिम हिस्सा है, ये पश्चिम हिस्सा जो पंजाब का, वहां पर अंतिम शासक जो थे वो कौन थे, यानी कि यहाँ पर अंतिम शासक खुसरो मलिक थे, उसको हराया था खुसरो मलिक। उस खुसरो मलिक को हराकर इस पंजाब क्षेत्र पर मोहम्मद गोरी ने प्रत्यक्ष रूप से अपना क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। मोहम्मद गोरी ने अपना दूसरा चरण बढ़ाया। 1186 से 91 खैबर दर्रे से भारत ने प्रवेश किया और 1186 से लेकर 91 तक 21 बार आक्रमण करने का भारतीय उल्लेख है। यानी मोहम्मद गोरी ने दूसरा आक्रमण अभियान किया 1186 टू 1191। कौन से दर्रे से किया था, खैबर दर्रे से किया था। और खैबर दर्रे से कितनी बार इसका उल्लेख है, 21 बार। लेकिन 21 बार इसका उल्लेख कहाँ है, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक है, उसमें इसका 21 बार उल्लेख किया गया है। लेकिन मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कौन सी लड़ाई हुई, कौन सा युद्ध हुआ, किस तरीके से उनके बीच संघर्ष हुआ था। यहाँ पर एक बात कही जाती है कि यहाँ पर मोहम्मद गोरी ने एक बहुत बड़ा युद्ध किया था उस समय। और युद्ध क्या था, 1190 ईस्वी के अंतर्गत मोहम्मद गोरी ने सरहिंद क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। कहाँ की, सरहिंद क्षेत्र था, उस सरहिंद पर आक्रमण किया। और पृथ्वीराज चौहान हुआ मोहम्मद गोरी में 2 युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए, 2 युद्ध हुए। तराइन का फेस्ट 1191, तराइन का सेकेंड 1192 ईस्वी। ये तराइन के फर्स्ट सेकेंड युद्ध हुए। तराइन युद्ध भूमि कहाँ है, हरियाणा में। तराइन के फर्स्ट युद्ध में मोहम्मद गोरी जो थे वो हार गए थे। कौन हार गए, मोहम्मद गोरी हार गए। और दूसरा युद्ध जब लड़ रहे थे तो सोमेश्वर कौन है, पिता भी है, और सोमेश्वर मंत्री ने पृथ्वीराज चौहान को युद्ध करने के लिए मना कर दिया था कि आप युद्ध मत करो। सोमेश्वर को कहा कि आप युद्ध मत करो, पृथ्वीराज चौहान को मना कर दिया। पृथ्वीराज चौहान उससे नाराज हो गया और उसने सोमेश्वर को अपने दरबार से निकाल दिया था। और ये अपने दरबार से निकलकर फिर किसके पास चला गया था, मोहम्मद गोरी के पास चला गया था, क्योंकि इससे रुष्ट हो गया था कौन, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच जो दूसरा युद्ध हुआ था, तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का सेकंड युद्ध। इस तराइन के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन थे, खांडेराव थे। और दूसरी तरफ से युद्ध करने वाले थे मोहम्मद गोरी के सेनापति कौन थे, विवाम उल मुल्क। ये जो थे वो किसके सेनापति थे, मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी को इस बात का बिल्कुल पता था कि इस युद्ध को सीधा नहीं जीता जा सकता, इसलिए मोहम्मद गोरी ने छल कपट का सहारा लेकर संधि प्रस्ताव भेजा। किसके माध्यम से, विवाम उल मुल्क को माध्यम से भेजा। पृथ्वीराज चौहान वहां निश्चिंत हो गया कि अब मुझे युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, संधि प्रस्ताव आ गया। और रात्रि काल में सोई हुई सेना के ऊपर सवेरे रात्रि काल के बाद, यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान इस बात के बारे में सोच भी नहीं रहा था, तब उसके कारण उस पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। और तराइन का सेकंड युद्ध हुआ। तराइन के सेकंड युद्ध के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। और पृथ्वीराज चौहान को विजित किसने किया था, मोहम्मद गोरी ने किया था। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी को तराइन के फर्स्ट युद्ध में, कौन से युद्ध में, फर्स्ट युद्ध में गोरी को घायल किसने किया था, तो गोरी को घायल करने वाले व्यक्ति थे जिसका नाम था गोविंदराज। क्या था, गोविंदराज। और गोविंदराज की हत्या की थी तराइन के सेकंड युद्ध में। कौन से युद्ध में, तराइन के सेकंड युद्ध में। तो इसकी हत्या की गई थी। पता कैसे लगा था, उसके टूटे हुए दांत जो थे उससे उसका क्या था, पता चल गया था।
कहा जाता है कि इसी युद्ध के विजय के बाद भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना हुई थी। इस युद्ध के बाद भारत में किसकी हुई थी? तुर्की सत्ता की स्थापना हुई। अब ऐसा कहा जाता है कि हारने के बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान को सिरसा ले जाया गया, भिवानी ले जाया गया, हिसार से अफगानिस्तान ले जाया गया। वहां पर मोहम्मद गौरी ने कहा कि आप बड़े तीरंदाज हैं, तो आप उसका प्रमाण दीजिए। तो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई मैं जो बोलूंगा उसके आधार पर मेरा जो मित्र है वो यानी कि तीर चला देगा। तो उसने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चला देगा। तो एक उक्ति पड़ी थी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को निशाना साधने के लिए 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण पृथ्वीराज चौहान के लिए पढ़ी थी किसने? चंद्रवरदाई ने। और वो उसमें फिर तीर लगाया, घायल हुआ, फिर पृथ्वीराज चौहान ने हत्या कर दी थी, यानी चंद्रवरदाई की, फिर स्वयं की हत्या कर दी। और इनका स्मारक जो बना हुआ है वो अफगानिस्तान में बना हुआ है। पृथ्वीराज चौहान के दरबार के अंतर्गत यानी साहित्य विभाग का गठन किया गया, वो पद्मनाभ की अध्यक्षता में। किसमें? पद्मनाभ की अध्यक्षता में साहित्य विभाग का। उसके दरबार के प्रमुख साहित्यकार वागीश्वर, जनार्दन, आशा भट्ट, पृथ्वी भट्ट और उसके अलावा जयानक भट्ट नाम के व्यक्ति थे, वो उसके दरबार में रहा करते थे। उनका प्रिय घोड़ा जो था वो बादल था, और उसकी नाचने वाली घोड़ी थी वो नाट्यरंबा थी। वो क्या थी? नाट्य घोड़ी। उसके दरबार में इस बात का क्या हुआ है? उल्लेख हुआ है। दूसरे नंबर की बात, यहाँ पर एक बात और आती है, और वो बात ये आती है कि पृथ्वीराज चौहान जब इस युद्ध में विजित हार गए थे तो मोहम्मद गौरी अपने दास को छोड़ गए थे, और उस दास का नाम क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक से एक नए वंश की स्थापना हुई थी, मामलुक वंश, या आप उसको क्या कह सकते हैं? दास वंश के नाम से इतिहास में इसका क्या करते हैं आप? उल्लेख करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो युद्ध घटनाक्रम में इसके अंतर्गत चलती हैं। पृथ्वीराज चौहान जो है, ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के काल में जैसे मिनाज सिराज की पुस्तक लिखी हुई है, तबकात नासिरी, हसन निजामी की लिखी हुई है, पुस्तकें जो लिखी हुई है, ये सारे स्रोत जो हैं वो हमें प्राचीन इतिहास की जानकारी प्रदान करती हैं। लेकिन मोहम्मद गौरी के साथ 1178 ईस्वी के अंतर्गत और एक व्यक्ति यहाँ पर आए थे और मोहम्मद गौरी के साथ आए थे जिसका नाम था सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन आए थे? मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि यहाँ पर भारत की यात्रा के अंतर्गत आए थे। अब मोइनुद्दीन चिश्ती जी कब आए, कहाँ आए, इनके सारे प्रश्न आप ध्यान से सुनिए। ये बात देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध कहाँ से है? फारस। फारस में कौन सी जगह है? सर्जरी। जन्म कब हुआ? 1141। माता का नाम क्या है? बीबी महानू। क्या नाम है? बीबी महानू। उसके बाद पत्नी कौन है? तो उसका आ जाएगा बीबी अमतुल्ला। अमतुल्ला यानी उसकी पत्नी। पिता का नाम क्या है? गयासुद्दीन। क्या है भाई? गयासुद्दीन। ये पहली बार कहाँ आए? लाहौर आए। उसके बाद कहाँ आए? अजमेर आए। मोइनुद्दीन चिश्ती को क्या कहा जाता है? गरीब का नवाब, नवाज कहा जाता है। दूसरा शब्द क्या दिया जाता है इसको? फकीर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गरीबों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? गरीबों का मसीहा कहा जाता है। कहा जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने यहाँ पर अजमेर में अपना कार्य क्षेत्र और अपनी व्यवस्थाएं बनाई थी। अब इसकी डिटेल सुनो। मोइनुद्दीन चिश्ती जी जो है उसमें सूफी परंपरा से संबंध है, और सूफी परंपरा में जो गुरु होता है उस गुरु को क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। शिष्य को क्या कहते हैं? तो शिष्य को कहते हैं मुरीद कहते हैं। अनुयायी को भी मुरीद या शिष्य और अनुयायी भी आप लिख सकते हो। और वली होता है उसको क्या कहते हैं आप? उत्तराधिकारी कहते हैं। और सूफी परंपरा के अंतर्गत जो एक दो चीजें हुई थी, एक तो कान खा, ये तो होता है सूफियों का संगठन, और एक होता है सिलसिला, यानी गुरु के पास उसका शिष्य, उसके बाद उसका शिष्य, उसके बाद उसका शिष्य। इसको कहा जाता है सिलसिला कहा जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान हिंद की पदवी दी थी। मोइनुद्दीन चिश्ती को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान
एक हिंद की पदवी दी थी। कौन सी पदवी दी थी? सुल्तान हिंद की पदवी दी थी। किसने? मोहम्मद गोरी ने दी थी। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया? इल्तुतमिश ने करवाया था। पक्की दरगाह किसने बनवाई? 1464 में मांडू के शासक मांडू के गयासुद्दीन ने बनवाई थी। दूसरी बात देखिए, ये कि पक्की मजार किसने बनवाई? गयासुद्दीन ने 64 में। कच्ची मजार किसने बनाई? इल्तुतमिश ने। पहली चादर किसने चढ़ाई? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चढ़ाई। सर्वाधिक 14 बार चादर किसने चढ़ाई? अकबर ने इस पर 14 बार चादर चढ़ाई थी, सर्वाधिक चढ़ाई थी। इसका मेला कब लगता है? पहली रजब से लेकर छठी रजब तक तो मेला होता है, और संपन्न होते होते उसको कौन सी रजब आ जाती है? 9वीं रजब आ जाती है। ये इस रजब महीने में मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले का उद्घाटन कौन करता है? तो आप लिखोगे भीलवाड़ा का गोरी परिवार इसका क्या करता है? उद्घाटन करता है। ये जो मोइनुद्दीन चिश्ती जी जब अजमेर आए थे तो इसका एक हिंदू विरोधी था, और वो सबसे बड़ा शिष्य बन गया था इसका बाद में, जिसका नाम क्या था? रामलाल था। पहले हिंदू विरोधी था, फिर इसका सबसे बड़ा शिष्य भी इसका विरोधी था हिंदू, फिर इसका शिष्य बन गया था। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2 कढ़ाई है। कढ़ाई भी कह सकते हो देख। सबसे बड़ी कढ़ाई 1570 में अकबर ने बनाई थी, और ये कितने की थी? 100 मन की थी। छोटी कढ़ाई बनाई 1613 में। किसने बनाई थी? जहांगीर ने। कितने मन की बनाई थी? 80 मन चावल इसमें पक सकते हैं, और ऊपर वाली में 100 मन चावल पक सकते हैं। इनका निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में एक चीज यहाँ पर आती है, और वो चीज ये आती है कि मोइनुद्दीन चिश्ती जी जो है, उन मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह पर अभी 808वां उर्स लगा है। वो 8वां उर्स जो है, उर्स यहाँ पर किसको कहते हैं? मेले को कहा जाता है, या मेले के नाम से उसको जानते हैं, इसकी शब्दावली के अंतर्गत कहा जाता है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है, उस मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अनेक यात्री यात्रा करने के लिए आते हैं। इसे विश्व की दूसरी क्या कहते हैं? मक्का मदीना कहते हैं। लेकिन नोटेड बिंदु यह है कि मक्का मदीना की भारत की ओर से सर्वाधिक यात्रा करने वाला जलालुद्दीन सुर्ख जो था, वो कौन से? बहाउद्दीन सिलसिले से था। बहाउद्दीन जकरिया जो है, उस बहाउद्दीन जकरिया से संबंधित था। और ये यानी जलालुद्दीन सुर्ख ने 36 बार मक्का मदीना की क्या की थी? यात्रा की थी। यह उस यात्रा के अंतर्गत है। लेकिन जैसे फखरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोरा संप्रदाय की है। उसके बाद में दूसरी जो दरगाह सूफी संत मीठे साहब की दरगाह गागरोन में, मीरन साहब की दरगाह वो जालोर में, मीरान साहब की दरगाह मीरन साहब के अजमेर में, मीरान साहब की जालोर क्षेत्र में, इमामुद्दीन जो तारिकीन संत है उनकी नागौर में है। तारिकीन के बाद तानापीर की दरगाह है, उसकी मंडोर क्षेत्र के अंतर्गत दरगाह। ख्वाजा उसके बाद शेख जो आपके खुदा बख्श हैं, उनकी दरगाह पाली क्षेत्र के अंतर्गत आपकी आती है। तो ये दरगाहें काफी यहाँ पर बनी हुई है, जो इन सूफी संतों के ऐतिहासिक जो हमें बात के बारे में बताती है। तो ये आपकी पूरी की पूरी डिटेल जो होती है वो इनके बारे में आती है। तो इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान के काल में कला संस्कृति का विकास हुआ। थोड़ा वीडियो बड़ा बना है, लेकिन बहुत ही बेहतर चीजें हैं, आपको बहुत पसंद आई होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और सने बनाए रखेंगे। पूरी चीज डिटेल आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैंने कोई चीज ऐसी छोड़ने का प्रयास नहीं किया। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, एक तो 1178 नागार्जुन यही रखना है, कहीं आप 1186 मत कर लेना इस बात को। 1184 आपको चालुक्य भीम सेकंड के साथ विवाद है, नागौर की पहला मनमुटाव उनके पास है, और 1187 है, उसके बीच झगड़ा है इंछिनी देवी को लेकर। ये दोनों चीजें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या रखनी है? याद रखनी है। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं, और कल रणथंबोर के इतिहास के प्रथम वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, रूबरू होंगे। तब तक आपका परिवार और आप सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।